पिछली क्लास में हमने संतुलन के बारे में बताया था। आय का निर्धारण संतुलन में दो कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन बताई थी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो, ये पहली थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि S इक्वल टू आई, दो चीजें हैं, यानी कि सेविंग और निवेश बराबर हो जाए। इस कंडीशन में भी संतुलन आ जाता है। आज हमारा जो अगला टॉपिक है संतुलन स्तर है। संतुलन स्तर हम किस बात करते हैं? बेसिकली जो अर्थशास्त्री मानते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही केवल अर्थव्यवस्था में संतुलन आता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है? जब अनैच्छिक बेरोजगारी जीरो हो। जब अनैच्छिक बेरोजगारी जीरो होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। बेरोजगारी दो प्रकार की, एक ऐच्छिक बेरोजगारी है, एक अनैच्छिक बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि ऐसे बेरोजगार जो काम नहीं करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उत्पादन सहभागिता नहीं करना चाहते हैं, उनको हम ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं कि जो काम की तलाश में होते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है, वो रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको अनैच्छिक रोजगार कहते हैं। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में, जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी जीरो होगी। अनैच्छिक बेरोजगारी जो है वो जीरो होगी। बेरोजगारी जीरो होगी। कौन सी? अनैच्छिक। तो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर तभी आता है जब पूर्ण रोजगार स्थिति हो, यानी कि सभी को रोजगार मिला हो, जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी जीरो हो। उस कंडीशन में ही एडी इक्वल टू एएस, यानी आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। लेकिन कीन्स ये नहीं मानता। कीन्स कहता है कि अल्प रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूर्ण रोजगार स्थिति दिखाते हैं। पूर्ण रोजगार स्थिति में हमारा ये ग्राफ हमारा, इसको हम आय लिखते हैं, रोजगार लिखते हैं, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। और यहाँ पर ये हमारा कर्व है, एएस कर्व है, आय का कर्व है, एएस को कहेंगे हम। और ये जो एडी है, इसको हम एडीएफ लिख रहे हैं। एडीएफ यानी एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि कोई बेरोजगार नहीं है, अनैच्छिक बेरोजगारी जीरो है। तो एक बिंदु यहाँ पर है जहां पर संतुलन स्तर प्राप्त किया जा सकता है। जहां पर संतुलन स्तर प्राप्त किया जा रहा है, इस बिंदु को हमने ई लिख दिया। तो ओ ई जो है ये जो पॉइंट है, इसको ये जो पॉइंट है, ई पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर एडी इक्वल टू एएस है, जबकि एडी फुल एम्प्लॉयमेंट है और एएस जो है वो आय का वक्र है। तो जिस पॉइंट पर एडी और एएस कटेंगे, एडीएफ और एएस कटेंगे, उस कंडीशन में पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है जो कीन्स मानता है, वो ये मानता है कि अल्प रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है या आ जाता है। अल्प रोजगार यानी अल्प रोजगार संतुलन है। अल्प रोजगार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अल्प रोजगार संतुलन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि सब अर्थव्यवस्था में अनेक से बेरोजगारी है, सबको रोजगार नहीं मिला हुआ है, बेरोजगार है कुछ लोग, फिर भी अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त किया जाता है। ये कीन्स से मानता है और अर्थशास्त्री नहीं मानते इसको। अब वो कैसे कैसे है, अगर इसको हम दिखाते हैं ग्राफ द्वारा, तो ये हमारा ग्राफ है। ये एएस या वाई या पूर्ण रोजगार इसको हम कहते हैं, पूर्ण रोजगार कहते हैं, रोजगार। और ये एग्रीगेट डिमांड है, कर्व। ये हमारा 45 डिग्री पर गया एएस, और ये एडीएफ है, यानी कि
एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पॉइंट पर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब कीन से कहता है कि यदि अल्प रोजगार भी है, यदि अल्प रोजगार भी है तो उस कंडीशन में भी अर्थव्यवस्था में संतुलित है। जब अल्प रोजगार हुआ तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एग्रीगेट डिमांड से कम होगी। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये फुल, इसके पहले आएगी ये, इसको हम एडीयू लिखते हैं, एडीयू। अब यहां पर जो है ये हमारा संतुलन स्तर आ गया है। तो अल्प रोजगार स्थिति में जो हमारा एडीयू कर्व है वो एडीएफ से नीचे है, और जब अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी उस कंडीशन में आय भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड है कम, तो एक नए पॉइंट पर इसको हम E1 लिख सकते हैं। E1 पॉइंट पर अल्प रोजगार की स्थिति में संतुलन आ सकता है। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक पूर्ण रोजगार की स्थिति में और एक अल्प रोजगार स्थिति में। पूर्ण रोजगार की स्थिति में सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, और सारे संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। जबकि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन है दूसरी, अल्प रोजगार में अभी बेरोजगारी है, ऐसे ह्यूमन सोर्स है उनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो आय होगी कम होगी और जो डिमांड भी कम होगी, और एक नए पॉइंट पर जो E1 पॉइंट होगा उस पर अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाएगा। एक कंडीशन और बन सकती है कि जब, एक कंडीशन अब बन सकती है कि जब एडी पूर्ण रोजगार से भी अधिक हो, पूर्ण रोजगार से अधिक हो, ये कंडीशन ही बन सकती है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सारे लोगों को रोजगार मिला है, सारे संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, पूरा उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो डिमांड है अर्थव्यवस्था में, जो डिमांड है वह उस लेवल से भी ज्यादा है। कैसे है, इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं। ये हमारी वाई है, रोजगार है, ये कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन जब एडी पूर्ण रोजगार से अधिक हो। अब इसको हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से, ये हमारा एएस है या एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम दिखा सकते हैं, और ये हमारा एडीएफ है, एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि सब कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन एडी जो है इससे भी अधिक है। एडी जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति से भी अधिक है, इसको हम एडीई लिखते हैं, एक्सेस, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी अधिक है। तो ऐसी कंडीशन है क्योंकि रोजगार अब नहीं मिल सकता, रोजगार सबको मिला हुआ है, तो ये करो हम यहां नहीं दिखा सकते, अभी भी सबको रोजगार मिला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि सारे संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है और सभी को रोजगार मिला हुआ है और कोई बेरोजगारी नहीं है और मांग जो है वो उससे भी अधिक है, ऐसी कंडीशन में क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होगी, ऐसी तब। अब नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक। निवेश गुणक का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश करने पर आय में जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम कहते हैं निवेश गुणक। इसको हम के से लिखते हैं, के इक्वल टू डेल्टा वाई
अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई जो है ये आई में वृद्धि है, आई में वृद्धि, और डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा आई जो है वो निवेश में वृद्धि है, निवेश में वृद्धि। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर अतिरिक्त निवेश किया जाता है तो आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इन दोनों के रेशियो को, अनुपात को, आय में वृद्धि तथा निवेश में वृद्धि के रेशियो को हम कहते हैं निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये इसको हम आगे चलें तो y इक्वल टू हमारा होता है c प्लस आई, और डेल्टा y इक्वल टू होता है डेल्टा c प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई। अब y से डेल्टा y से भाग देंगे, डेल्टा y से भाग देने पर, डेल्टा y से भाग देने पर ये हमारा बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस आई है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अगर इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बनता है इस प्रकार से, इसके कट जाएगा, 1 आएगा, 1 इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीसी, और ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई रेसिप्रोकल है उसका, इसको हम लिखेंगे प्लस 1 अपॉन के, क्योंकि के इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है और ये उल्टा है उसका, इसलिए के 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस 1 अपॉन के, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी माइनस 1, एमपीसी माइनस 1, तो इसलिए k इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है, पहला फॉर्मूला हमारा निवेश गुणक के लिए k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा जो फॉर्मूला हमारा है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और आपको पता होगा कि 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू होता है एमपीएस, तो ये k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस तीसरा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके निवेश गुणक के निकालने के हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम थोड़ा सा भी निवेश बढ़ाते हैं तो उससे आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लिया जाए अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई ये 100 माइनस 50, यानी कि पहले 50 करोड़ का निवेश था, फिर बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया, तो डेल्टा आई इक्वल टू जाएगा 50 करोड़। अब मानते हैं डेल्टा वाई, मान लिया अर्थव्यवस्था पहले 1000 करोड़ की थी, अब 1200 करोड़ होगी या 1500 करोड़ होगी, माइनस 1000, तो ये 500 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 500 अपॉन 50 इक्वल टू 10, यानी कि 50 करोड़ का निवेश करने पर 10 गुना आय बढ़ी। खत्म हो गया ये, कर दे इसमें, चल तो रहा है, तो ये 10 गुना हो गया, k इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से हम निवेश गुणक को समझते हैं। अब इसमें जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब जो है यदि एमपीसी 0 हो, यदि एमपीसी 0 हो तब हमारा k इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो ये आपका 1 आएगा। तो जब एमपीसी 0 होगा
उस कंडीशन में अर्थव्यवस्था में सबसे कम आय में वृद्धि होगी। अगर जितना एमपीसी घटता जाएगा, यदि एमपीसी जो है हम एमपीसी मान लेते हैं, यदि एमपीसी 0.5 है, देन k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 2, 2 गुना। तो जितना कम एमपीसी हुआ उतना अधिक आय में वृद्धि होगी, उतना निवेश गुणक ज्यादा होगा। और सबसे कम निवेश गुणक जो है वो तब आएगा जब एमपीसी 0। यदि तीसरी कंडीशन है, यदि एमपीसी 1 हो, तो यदि एमपीसी इक्वल टू 0.9, देन k इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस 0.9 इक्वल टू 1/0.1 इक्वल टू 10 टाइम्स होगा। यदि हम 100 रुपये का निवेश करेंगे तो 1000 रुपये आय में वृद्धि होगी हमारी। अब इसको हम टेबल द्वारा दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम सर्कल लेंगे, उसके बाद दूसरा निवेश में वृद्धि लिखेंगे, निवेश में वृद्धि, तीसरा आय में वृद्धि, और चौथा व्यय में वृद्धि, उपभोग व्यय में वृद्धि, उपभोग व्यय में वृद्धि डेल्टा सी, और पांचवा बचत में वृद्धि डेल्टा एस। तो ये फर्स्ट साइकिल फर्स्ट साइकिल है, हमने 100 करोड़ का निवेश किया इसमें अर्थव्यवस्था में। तो हमारी आय में वृद्धि डेल्टा वाई हमारी बढ़ गई, 100 करोड़ बढ़ गई, डेल्टा वाई हमारी 100 करोड़ होगी। और उपभोग व्यय वृद्धि ये हो जाएगा y इंटू एमपीसी, तो 100 इंटू 0.9 इक्वल टू 90। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ उपभोग व्यय हो गया, और ये हमारा एस जो बच गया वह 10 करोड़ बच गया। इस कार से अब हमारा उपभोग व्यय जो है वो 90 करोड़ हो गया, यहाँ पर 90 करोड़ हो जाएगा, और ये इसका 81 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9। इस कार से ये 81 हो जाएगा, इसका 8.81 इंटू 0.9, 9 9 8 72, और ये बाकी जो बचा 72.9 है, ये आपका बचत होगी। इस बार से अल्टीमेटली जो हमारी जो आय बढ़ेगी वो 1000 करोड़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो हमारा उपभोग व्यय होगा ये 0.9 है, तो 1000 गुणित 0.9 900 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये इस कार से एक छोटे अमाउंट का निवेश करने पर अर्थव्यवस्था में आय में कई गुना चेंज आता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इस बात से हम निकाल सकते हैं, इस बात से हम दिखा सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जो पेपर में कई बार आता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। वीडियो नहीं आ रही?
क्वेश्चन है हमारा, यदि एमपीसी 0.7 है, 75 है, और निवेश व्यय बराबर 550 करोड़, निवेश व्यय में वृद्धि 550 करोड़ है, तो आय और उपभोग में वृद्धि निकालनी है। आय और उपभोग वृद्धि, ये निकालनी आपको। तो इसमें सबसे पहले के निकालेंगे, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/0.25, तो ये आपका हो जाएगा 4। तो आपका अब आपको निकालना है आय में वृद्धि, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये फर्स्ट पार्ट है। तो के हमारा 4 है, तो 4 इक्वल टू डेल्टा वाई हमको निकालना है, डेल्टा आई हमको दे रखा है 550 करोड़ दे रखा है। तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू 550 गुणा 4 बराबर जाएगा 2200 करोड़। और उसके बाद हमको निकालना है डेल्टा सी। डेल्टा सी का फॉर्मूला है एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी आपको दे रखा 0.75 इक्वल टू डेल्टा सी हमको निकालना है, और ये डेल्टा वाई हमारा 2200 आया है। तो डेल्टा सी इक्वल टू हो जाएगा 2200 इंटू 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 पंजे 110 और 22 सत्ते 144 151 164, तो ये 1640 करोड़। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे 1640 करोड़। इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। तो इस पर आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल।